हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। और मैं शुरुआत करूंगा हर्यंक वंश से, और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं हर्यंक वंश के बारे में। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, मगध साम्राज्य का उदय। सबसे पहले बात करते हैं कि मगध साम्राज्य कहां पर स्थित था। मगध साम्राज्य आधुनिक बिहार के पटना, बोधगया तथा उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। वैसे तो मगध का इतिहास काफी पुराना है, परंतु ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध न होने के कारण इसके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मगध के इतिहास की शुरुआत हर्यंक वंश से मानी जाती है, जिसके संस्थापक सम्राट बिंबिसार थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि मगध साम्राज्य का इतिहास तो वैसे काफी पुराना है, लेकिन पुराने इतिहास की जानकारी मिलती नहीं है। इसकी जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार से प्रदान की गई है, यानी कि हर्यंक वंश से इसकी शुरुआत होती है। उससे जो प्राचीन इतिहास है वो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन उसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इतिहासकारों ने उसको लिखा नहीं है। तो मैं भी बिंबिसार के हर्यक वंश से ही इसकी शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि 544 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि 544 ईसा पूर्व से पहले का इतिहास सही से है नहीं, तो इसलिए उस इतिहास के बारे में किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, तो उसकी मैं चर्चा यहां पर नहीं कर रहा हूं। हर्यंक वंश, देखिए कभी कभी आपने सुना होगा हर्यक वंश, हर्यक नहीं है, हर्यंक वंश है, और ये पाली भाषा का शब्द है हर्यंक वंश। 544 से 412 ईसा पूर्व के मध्य में इन्होंने राज किया था हर्यंक वंश ने। तो हर्यंक वंश में काफी तगड़े तगड़े शासक हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इन्हीं के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं सम्राट बिंबिसार से। सम्राट बिंबिसार ने जो अपना शासनकाल था उनका, वो था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। तो 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य में इन्होंने शासन किया था मगध पर। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। सम्राट बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश में प्रदान की गई है। सम्राट बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। सम्राट बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए यहां पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि बिंबिसार के शासन काल की जो जानकारी है वो किस बौद्ध ग्रंथ में प्रदान की गई है। महावंश नाम से एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें प्रदान की गई है। और सम्राट बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनको जितना मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। सम्राट बिंबिसार की कई रानियां थीं, जिनमें से सबसे प्रमुख वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री चेलना थी, और इन्हीं के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तथा दूसरी रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कौशल देवी थी, और तीसरी रानी पंजाब के राजा भद्र की पुत्री क्षेमा थी, जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के संग में शामिल हो गई थी। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि सम्राट जो बिंबिसार थे उनकी कई रानियां थीं, तो यहाँ पर मैं प्रमुख रानियों की बात कर रहा हूँ, जिनमें से वैशाली के जो लिच्छवी राजा थे जिनका नाम था चेतक, उनकी एक पुत्री थी चेलना, और चेलना के ही गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और उनकी दूसरी जो रानी थी बिंबिसार की, वो थी प्रसेनजित की बहन कौशल देवी, और प्रसेनजित कहाँ के राजा थे, कौशल के राजा थे। और तीसरी जो रानी थी पंजाब के राजा भद्र की पुत्री थी, जिनका नाम था क्षेमा। और क्षेमा बाद में जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो वो महात्मा बुद्ध के संग में जाके शामिल हो जाती हैं, यानी कि बौद्ध साधु बन गई थी वो। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको आप याद रखें। सम्राट बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी राजगृह में थी। तो देखो आपको ये भी याद रखना है कि जब बिंबिसार शासन कर रहे थे मगध पर, तो उस समय मगध की राजधानी राजगृह में थी। सम्राट बिंबिसार के राजवैद जीवक थे, जो वैशाली की नर्तकी या गणिका आम्रपाली के पुत्र थे। जीवक ने तक्षशिला से वैद्य की शिक्षा ग्रहण की थी, और अंत में उन्होंने सम्राट बिंबिसार के कहने पर महात्मा बुद्ध की सेवा में कार्यरत हो गए थे। तो यहां पर थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए सम्राट बिंबिसार के जो राजवैद्य थे उनका नाम था जीवक,
आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो जीबक किसके पुत्र थे? ये वैशाली की एक नर्तकी थी जिनका नाम था आम्रपाली, उनके पुत्र थे ये जीबक। और जीबक ने तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है, तो वहां से इन्होंने वैद्य की जो शिक्षा थी वो प्राप्त की थी जीबक ने। और अंत में बिंबिसार के कहने पर जीबक महात्मा बुद्ध की सेवा में चले गए थे। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। सम्राट बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था जो राजगृह में स्थित थी। तो देखो आपको ये भी याद रखना है कि जो सम्राट बिंबिसार थे तो इन्होंने महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था जो राजगृह में स्थित थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो देखिए अंग महाजनपद, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपनी महाजनपद वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था किसने? बिंबिसार ने। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो बिंबिसार थे उन्होंने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, तो इसको याद रखें। बुद्ध चरित्र ग्रंथ में बिंबिसार को हर्यंक वंश का सम्राट बताया गया है, परंतु कुछ भारतीय इतिहासकारों ने बिंबिसार को पितृहंता वंश और नाग वंश का बताया है। तो देखो यहाँ पर बुद्ध चरित्र नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें जो बिंबिसार को हर्यंक वंश का सम्राट बताया गया है। और जो कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे कि अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में बिंबिसार को पितृहंता वंश का बताया गया है और कहीं कहीं नाग वंश का सम्राट भी बताया गया है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन भारतीय इतिहास में हर्यंक वंश नाम से इसका उल्लेख किया गया है जो कि बुद्ध चरित्र ग्रंथ से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसको, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में कैद कर दिया था और 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। तो आपको यह भी याद रखना है कि बिंबिसार की मृत्यु कब हुई थी? 492 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां हुई थी? जेल में। और किसने डाला था? अजातशत्रु ने ही डाला था उनको जेल में। अब यहां से पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो यहां पर इसको याद रखें, इसके शासनकाल को याद रखें, क्योंकि शासनकाल के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे और उन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 492 में तो वो मगध के सिंहासन पर बैठे थे और इन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजातशत्रु को। जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी और उपांग बन के अनुसार अजातशत्रु एक बार महावीर स्वामी से मिलने गए और महावीर स्वामी से पूछा, भंते चक्रवर्ती सम्राट मृत्यु के बाद कहां जाते हैं? महावीर स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट मृत्यु के बाद 7वें नरक में जाते हैं और तुम 6ठे नरक में जाओगे क्योंकि तुम चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो। अजातशत्रु ने फिर पूछा, मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूं? महावीर स्वामी ने फिर उत्तर देते हुए कहा, हां तुम चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट सिर्फ 12 हुए हैं जिसमें अंतिम चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे पिता थे। महावीर स्वामी की ये बात सुनकर सम्राट अजातशत्रु क्रोधित होकर बोले, भंते मैं इतिहास बदलूंगा और 13वां चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। जब महावीर स्वामी से वो मिलके आए अजातशत्रु, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा में अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया था, जिसमें अजातशत्रु की कौशल तथा लिच्छवी राजाओं पर विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु बाद में दोनों के मध्य समझौता हो गया जिसमें प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी राजाओं को परास्त करने के लिए गंगा के किनारे एक नए किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और उसके आसपास अपने सैनिकों की बस्तियां भी बसाना शुरू कर दिया था तथा वहीं पर अजातशत्रु ने अपनी नई राजधानी बनाई और बाद में यही स्थान पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ही अजातशत्रु महावीर स्वामी से मिलके आए
तो उनके दिमाग में केवल एक ही बात छाई हुई थी कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है। तो उन्होंने आसपास के अपने राज्यों पे हमले शुरू कर दिए, कौशल को हरा दिया। इसके बाद उनकी जो निगाह थी वो थी वैशाली के लिच्छवी राजाओं के संघ पे थी, और सबसे तगड़ा राज्य था उस समय का वो। तो उसको कैसे खत्म करें, इसके लिए अजातशत्रु ने क्या किया था कि उस समय राजधानी अजातशत्रु की राजगृह में थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर यहां पे युद्ध होगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि गंगा के किनारे एक नया किला बनवाया जाए और उसी किले के आसपास केवल अपने सैनिकों को ही बसाया जाए। इसीलिए उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया गंगा नदी के किनारे और अपने सैनिकों को बसाना शुरू कर दिया था उसी किले के आसपास। जब पूरी तैयारी हो गई तो इसके बाद उन्होंने वैशाली के लिच्छवी राजाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और बाद में यही जो स्थान है जहां पर यह किला बसाया गया था वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया था। वध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने वैशाली में स्थित लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले हथियार और रथ पर आगे तलवार के जैसे पंख लगाने वाले हथियारों का प्रयोग किया, जिससे लिच्छवी राजा परिचित नहीं थे। और अंत में अजातशत्रु ने पूरे लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दिया था। देखिए यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो यहां पे ये करते हैं कि अजातशत्रु तो पहले से ही तैयार था कि मुझे लिच्छवी गणराज्य को खत्म करना है किसी भी हालत में। तो यहां पर उसने दो नए हथियारों का प्रयोग किया था। एक तो वो पत्थर फेंकने वाला हथियार, आपने बाहुबली पार्ट 1 देखा है, बाहुबली जो मूवी आई थी पार्ट 1, तो उसमें एक पत्थर फेंकने वाले हथियार को दिखाया गया है। तो उस हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध किया था। और दूसरा एक हथियार और था, पार्ट 1 में ही दिखाया गया है वो, कि एक छोटा सा रथ होता है और उसके आगे तलवारें लगी होती हैं। तो उस हथियार का प्रयोग भी अजातशत्रु ने पहली बार लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध किया था, और लिच्छवी राजा इससे परिचित नहीं थे। तो अंत में उनकी हार हुई थी और अजातशत्रु ने पूरे लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दिया था, पूरे लिच्छवी राज्य को बर्बाद ही कर दिया था। इन सभी युद्धों को जीतने के बाद अजातशत्रु का मन अशांत हो गया और वह अंत में महात्मा बुद्ध से मिलने गए और महात्मा बुद्ध से पूछा, बुद्ध, ये मन इतना अशांत क्यों रहता है? बुद्ध ने जवाब दिया, जब हम किसी वस्तु को हासिल करने में असफल हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। अजातशत्रु ने बुद्ध से फिर पूछा, तो क्या मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता? महात्मा बुद्ध ने फिर जवाब दिया, अवश्य ही तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो, परंतु उसके लिए युद्ध करने और निर्दोष मनुष्यों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जन कल्याण और अच्छे कर्मों से चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो। महात्मा बुद्ध की यह सलाह अजातशत्रु को बहुत पसंद आई और उन्होंने कुछ समय बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अजातशत्रु के ही शासनकाल 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में ही अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी तथा इसमें महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। और इस संगति की मुख्य विशेषता थी, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया था। तो चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने क्या किया था कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो यहाँ पर इनको याद रखें। और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम के ग्रंथों की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। तो इसको यहाँ पे याद रखें, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अब पढ़ते हैं उदयन के बारे में। तो उदयन का जो शासनकाल था वो 460 से 444 ईसा पूर्व के मध्य में था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर अलग अलग डेट लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर 444 लिखी हुई है, जो कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है। अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन मगध के सम्राट बने, जिन्हें उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। मगध के सम्राट बनने से पहले उदयन चंपानगर के राज्यपाल थे। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के द्वारा बसाए गए पाटलिपुत्र को शहर के रूप में परिवर्तित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो उदयन थे, इनका नाम उदयभद्र भी था, ये इतिहास में बिल्कुल मिलता है। और मगध के सम्राट बनने से पहले ये चंपानगर के राज्यपाल थे। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने ही की थी। लेकिन शहर के रूप में किसने इसने परिवर्तित किया था? वो उदयन ने ही किया था, और इसे राजधानी भी उदयन ने ही बनाया था। हालांकि कई जगह आपको ये इतिहास में मिल जाएगा कि अजातशत्रु ने उसकी स्थापना नहीं की थी, उदयन ने की थी। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना। लेकिन ये सही नहीं है। अजातशत्रु का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कई बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब उन्होंने वैशाली की जो लिच्छवी गणराज्य था उस पर हमला करने के लिए एक नई राजधानी का निर्माण किया था, तो वो बाद में पाटलिपुत्र ही कहलाई थी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि पाटलिपुत्र को मूल रूप से तो अजातशत्रु ने ही बताया था, लेकिन शहर के रूप में उदयन ने परिवर्तित किया था। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखें। कुसुमपुर नगर को बसाने का श्रेय सम्राट उदयन को ही दिया जाता है, और वहीं पर उदयन ने बिहार तथा चैत्यों का निर्माण करवाया था। तो देखो, यहाँ पर कुसुमपुर नगर जो कि बिहार में है, तो उसको बसाने का श्रेय उदयन को ही दिया जाता है, और उदयन ने वहां पर बिहार तथा चैत्यों का निर्माण, चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध प्रार्थना स्थल होते हैं चैत्य, तो उनका निर्माण करवाया था। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक मगध के राजा हुए थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदशक थे, जिनकी 412 ईसा पूर्व में उनके ही मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए, बौद्ध ग्रंथ है एक महावंश, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो हर्यंक वंश के जो अंतिम राजा थे वो नागदशक थे, और इनकी हत्या 412 ईसा पूर्व में उनके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी मगध में। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगी।